हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 के विज्ञान विषय के पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स कहते हैं। अगर इसी तरह के और भी क्लास से जुड़े हुए अध्यायों को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे हर क्लास के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ पर जाकर सभी विषयों को देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए या अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आज हम 9वीं क्लास के विज्ञान विषय के पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें कह रहा है कि आपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जब हम अपने चारों ओर पदार्थों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, तो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं और उनमें हम देखते हैं तो उनके आकार में, आकृति में, बनावट में, सभी चीज़ों में अलग अलग हमको नज़र आते हैं और जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर हम अपने घरों में ही देखते हैं तो हमें टेबल देखते हैं, पलंग देखते हैं, चौकी देखते हैं, चेयर देखते हैं, या जो खाना बनाने वाले बर्तन हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो सभी की आकृति जो है कि अलग अलग होती है और उनके बनावट भी होते हैं। बनावट का मतलब हम समझ सकते हैं कि जो डिजाइन है वो भी अलग अलग होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी जो सभी चीज़ें हैं, बनावट है, आकृति है, ये सभी अलग अलग हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। तो हम दुनिया में जितनी भी, या दुनिया में या विश्व में कहिए, जितनी भी हम वस्तुओं को देखते हैं, वो वस्तु जिस सामग्री से बनी हो उसे हम पदार्थ का नाम देते हैं या पदार्थ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का कण, ये सभी जो है कि वो पदार्थ हैं। तो हम इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी पदार्थ हैं। इसको आसान भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो सभी क्या है, पदार्थ हैं। तो और जो हम लोग विज्ञान की भाषा में उसकी परिभाषा दे सकते हैं, तो पदार्थ क्या है, तो पदार्थ वह वस्तु है या चीज़ है जो स्थान के, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, या जिसे हम अनुभव कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, वो हमारा पदार्थ कहलाता है। और आसान भाषा में हमने बताया था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी पदार्थ होते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। ये कुछ स्थान घेरती है जो आयतन कहलाती है। प्राचीन काल में ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे प्राचीन काल में मनुष्य थे, उन्होंने अपने प्रयास को समझने के लिए, या प्राचीन जो दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि जो पदार्थ होते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग पंच तत्व कहते हैं। ये कई कई धार्मिक ग्रंथों जो होते हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये जो 5 तत्व होते हैं उनमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश आते हैं। तो ये 5 तत्व कौन कौन से हो जाते हैं? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। यही 5 तत्वों से मानव शरीर या किसी भी वस्तु का दुनिया में निर्माण हुआ है। वो प्राचीन लोगों की ऐसी मान्यता थी। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो ये जो थे कि प्राचीन लोगों ने कहा था कि हमारे जो शरीर होते हैं वो 5 तत्वों से मिले होते हैं और उसी से सजीव या निर्जीव का निर्माण हुआ है या बने हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 गुणों के आधार पर बांटा हुआ है। कितने गुणों के आधार पर? तो 2 गुणों के, एक हमारा हो जाता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा हो जाता है रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उसके आधार पर पदार्थ को 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है, लेकिन जो मेनली होते हैं वो 3 होते हैं। तो हम लोग
पढ़ते हैं तो जो भौतिक गुण धर्म के आधार पर पदार्थों को बांटा जाता है उसमें पहला होता है हमारा क्या हो जाता है, ठोस। ठोस हो जाता है ठोस, द्रव, गैस, गैस, प्लाज्मा, प्लाज्मा, और हमारा पांचवा हो जाता है बोस आइंस्टीन। क्या हो जाता है, बोस आइंस्टीन। ये दोनों वैज्ञानिक के नाम थे जिन्होंने मिलकर पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की थी। जो हम देखेंगे तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन 5 होते हैं। लेकिन जो हम लोग ये जो मेनली 3 होते हैं इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं और आगे के भी अध्याय में, लेकिन आप 5 याद रखिएगा। लेकिन आपके जो ये बुक है एनसीईआरटी की 9वीं क्लास की उसमें 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। वो 3 अवस्थाएं क्या क्या हो जाएंगी, एक में ठोस, द्रव और गैस हो जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो रासायनिक प्रकृति होते हैं, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। एक में हमारा हो जाता है तत्व, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है यौगिक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तीसरा हमारा हो जाता है मिश्रण। क्या हो जाता है, मिश्रण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो जो ठोस, द्रव, गैस होते हैं वो भौतिक गुणधर्म के आधार पर होते हैं, और जो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर होते हैं वो हमारा तत्व, यौगिक और मिश्रण होते हैं। इसे आगे हम लोग देखते हैं। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग जो भौतिक गुण धर्म के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है उसके आधार पर ही हम ज्ञान इस अध्याय में पढ़ेंगे, और जो रासायनिक पदार्थ के रासायनिक पहलुओं के आगे अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक जो फिजिकल रूप होता है वो किस प्रकार का होता है उसे हम लोग समझते हैं। हमारा आगे है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, और ये जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। एक विचारधारा जो मानती थी कि जो पदार्थ होते हैं वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा विचारधारा क्या था, तो था कि पदार्थ जो होते हैं वो रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप 1.1 को देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। एक 100 मिलीलीटर का बीकर ले, इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दे। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे, और दिए गए नमक या शर्करा होगा उसको कांच की छड़ी की सहायता से हम क्या करेंगे, उसको जल में घोल देंगे। जल के स्तर में क्या बदलाव आया पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हमें इस पर विचार को स्वीकारना होगा कि जो सभी पदार्थ होते हैं वो कणों से बने होते हैं। ये क्रियाकलाप को हम करने के बाद देख पाते हैं कि जो हमारा नमक और चीनी के घोल थे वो जल में बिल्कुल घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, और नमक और जो शर्करा के जो कण होते हैं वो हम देख नहीं पाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का जो मात्रक होता है वह घन मीटर होता है। क्या होता है आयतन का मात्रक? तो घन मीटर होता है। आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है, और आयतन जो होते हैं वो साधारण मात्रक जो होते हैं लीटर होते हैं, क्योंकि जब हम दूध को देखते हैं, तेल को लेते हैं तो हमें लीटर में देते हैं, जबकि घन मीटर में नहीं देते हैं, लीटर में देते हैं। तो जो आयतन होंगे उसका साधारण मात्रक क्या है, लीटर है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वहाँ पे जो होता है कि आयतन का मात्रक घन मीटर होता है, जिसे या हम लोग मीटर क्यूब भी बोलते हैं। 1 लीटर बराबर 1 DMQ होता है, माने डेसी मीटर क्यूब, डेसी घन मीटर।
1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है और 1 मीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर कहिए या सेंटीमीटर क्यूब कहिए। इसको घन सेंटीमीटर कहते हैं या सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा देखिए ये क्या है, तो जल है। जल में जब हमने नमक को मिलाया और एक प्लास्टिक की छड़ से, कांच की छड़ से जब इसे हिलाते हैं तो जल और नमक जो होते हैं कि जल में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, और जब घुल जाते हैं तो वो जो होते हैं तो हमें नमक के या शर्करा के जो कण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। आगे हम देखते हैं पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो जो पदार्थ के ये कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जिसे हम लोग सूक्ष्म भी बोलते हैं। तो आइए ये पदार्थ जो होते हैं कि छोटे होते हैं कि नहीं, इसके लिए हम क्रियाकलाप 1.2 को देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4, ये हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका सूत्र है KMnO4 के 2-3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल ले। इस घोल में से 10 मिलीलीटर घोल निकाल कर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दे। अब क्या करना है कि जो हमको पोटेशियम परमैंगनेट का 3 क्रिस्टल लेना है, 2 या 3 क्रिस्टल, और उसे 100 मिलीलीटर वाटर में घोल देना है। उस बाद 100 मिलीलीटर वाटर में से हम 10 ml वाटर निकाल लेंगे और 90 मिलीलीटर जो पानी होगा बचेगा उसमें हम लोग जल में मिला देंगे, वो 10 मिलीलीटर। फिर उपरोक्त घोल में से 10 मिलीलीटर फिर निकालेंगे और उसे भी 90 मिलीलीटर जल में मिला देंगे। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तंतुकृत करते रहे, मैंने 5 से 8 बार लगातार ऐसी प्रक्रियाओं को हमको करते रहना है। क्या जल अब भी रंगीन है? तो हाँ, हम देखते हैं चित्र 1.2 में देख सकते हैं कि जब हम 100 मिलीलीटर पानी में 2 या 3 क्रिस्टल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का मिला देते हैं तो ये हमारा रंगीन हो जाता है। इसमें से 10 मिलीलीटर जल हम बाहर निकालते हैं और फिर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला देते हैं, तो फिर ये हमारा रंगीन ही रहता है। फिर इससे हम 10 मिलीलीटर जल निकाल कर फिर हम 90 मिलीलीटर पानी में मिला देते हैं, फिर भी ये हमारा देखते हैं तो रंगीन ही रहता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम यह कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और ये जो कण होते हैं और भी छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डिटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं और लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। अगर हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो ये हम 2 मिलीलीटर जो डिटॉल होंगे उससे भी हम जल में घोल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब इसे लगातार भी करते रहेंगे फिर भी हमको डिटॉल की जो महक होती है, स्मेल होती है, वो हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रत्येक पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्मतम होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब हम 1.2 में पदार्थ के कणों में अभिलाक्षणिक गुण, जो पदार्थ होते हैं उनके कणों में क्या क्या अभिलाक्षणिक गुण है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, तो प्रत्येक पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें रिक्त स्थान होते हैं। इस को हम लोग समझते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण सामान्य रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के जो कण रहते हैं वो दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थान रहते हैं उसमें समावेशित हो जाते हैं, माने समा जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि जो
प्रत्येक पदार्थ होते हैं और उसके कणों के बीच में बहुत सारी गैप रहती है, रिक्त स्थान रहते हैं, जो उन स्थानों को जब हम किसी चीज़ से मिलाते हैं तो वो उन स्थानों को भर देती है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं। अब हम इसके लिए समझने के लिए क्रियाकलाप 1.3 को देखते हैं। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है? अब अगरबत्ती जला दे, क्या होता है? क्या दूर से भी इसकी सुगंध आपको मिलती है? तो हाँ, प्रेक्षण को नोट करें तो हमको मिलती है। अब हम क्रियाकलाप 1.4 को देखते हैं। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे और दूसरे में शहद डाल दे। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दे। अपने प्रेक्षणों को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? अब हम क्रियाकलाप 1.5 को देखते हैं। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4। क्या होता है? CuSO4। पोटेशियम परमैंगनेट हमने अभी देखा था, KMnO4 का एक क्रिस्टल डाले और एक को रख दें, हिलाए नहीं, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो जो हम इन क्रियाकलापों को देखे हैं तो उनसे कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है उसे हम लोग हाफ mv² कहते हैं। हाफ mv² ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सूत्र है गतिज ऊर्जा का हाफ mv²। यहाँ पे m जो होता है वो द्रव्यमान होता है, मास होता है, और v जो होता है कि वेलोसिटी होता है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, और जब हम पदार्थ के कणों को पदार्थ को जब हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसका तापमान बढ़ने के कारण उसमें जो कणों के ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, वो और भी तेज हो जाती है और वो तेज गति से घूमने लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो तापमान हम बढ़ाएंगे तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंततः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। तो हम यहाँ पे विसरण का परिभाषा दे सकते हैं। तो हमारा विसरण किसे कहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि जब हम दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो पदार्थों का कणों के स्वतः मिलना ही हमारा क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाती है, और हम ये भी देखते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी जो विसरण होता है वो तेज हो जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जब अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती जो रहता है कि मान लीजिए नहीं जल रहा है तो वो ठंडा है, लेकिन जब उसको हम जलाते हैं तो वो गर्म होने लगता है। गर्म होने से क्या होता है कि जब वो ठंडा रहता है तो उसकी जो गंध होती है, स्मेल होती है, हम थोड़ी दूर के पास जाकर ही महक सकते हैं, सूंघ सकते हैं। लेकिन जब उसको हम जला देते हैं, हीट देने लगते हैं, तो वो क्या होता है कि उसकी स्मेल होती है कुछ दूर तक जाने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्म करने पर विसरण जो होती है तेज हो जाती है। इसे हम जो खाना पकाते हैं उससे भी देख सकते हैं कि जब हम खाना जो होता है कि अगर ठंडा है तो उतनी स्मेल नहीं आती है, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं तो उसकी स्मेल जो होती है, गंध जो होती है कि दूर तक जाती है। तो क्या हो रहा है वहाँ पर, हम उस खाना को जब बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका तापमान बढ़ रहा है, उसे गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने से क्या हो रहा है, विसरण तेज हो जा रहा है। ऐसा क्यों होता है?
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इसे समझने के लिए हम क्रियाकलाप 1.6 को देखते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेले, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिस्मी नतर्कों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले, जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। चौथा समूह उपरोक्त तीनों वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह के में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ा था? तो हम देख सकते हैं कि ये जो श्रृंखलाएं थी, तो जो हमने ईद मिस्मी बनाया था या जो एक दूसरे को हाथ पकड़ के बनाया था, तो वहाँ जो ईद मिस्मी था उसमें एक पकड़ जो होते एक दूसरे को जो आकर्षित करने का था उसमें ज़्यादा गुण होंगे कंपेयर टू दोनों मानव श्रृंखलाओं के। आगे हम देखते हैं क्रियाकलाप 1.7 को। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले। इन पर हथौड़ा मार कर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? अब हम आगे क्रियाकलाप 1.8 को देखते हैं। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? तो हम कह सकते हैं कि जल की सतह जब हम उंगली डुबाते हैं तो वहाँ से वो जल की सरफेस की जो पानी होती है वो हट जाती है, लेकिन फिर हम जैसे ही उंगली को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जल की जो खाली जगह होगी वो जल के जो कण होंगे छोटे छोटे वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे के समीप आकर उस खाली जगह को भर देते हैं और फिर जो जल की सतह होती है वो बराबर हो जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के कण के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ से अलग होता है। तो जो इन कणों के बीच में पदार्थ जो रहते हैं वो एक जो होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। इसी बल को हम लोग अंतराण्विक बल बोलते हैं या इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इस बल को हम लोग अंतराण्विक बल बोलेंगे। तो अंतराण्विक बल का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि जब पदार्थों के कणों के बीच में जब एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण होता है तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, वही बल हमारा अंतराण्विक बल कहलाता है या इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो ये जो बल होंगे प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने देखा था कि भौतिक जो पदार्थ होते हैं उनके 3 जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जो ठोस होंगे उनमें अंतराण्विक बल क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। जो द्रव होंगे वो ठोस की अपेक्षा कम होंगे, लेकिन जो गैस होंगे तो उनके कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं गैस के, तो उनमें अंतराण्विक बल क्या होगा? वो कम होगा। तो उनमें एक दूसरे के जो गुण खींचने के कणों का होगा वो कम होगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न है कि ये प्रश्न है, इसको आसानी से हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ वायु, कुर्सी, वायु, स्नेहक, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू या पानी या इत्र की सुगंध। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ है? तो उनको कह सकते हैं कि हम इनका जो कुछ द्रव्यमान होता है वो एक स्थान पर घेरते हैं। तो ये सभी जो है कि पदार्थ ही हैं। वायु, कुर्सी, बादाम और नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। तो हमने देखा था भी सामान्य डिफिनीशन में हमने आसानी से जानने के लिए कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सभी क्या हैं? दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ हैं। अब हमें से दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित परीक्षण के कारण गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। क्यों? तो ये विसरण के कारण होते हैं। हमने अभी भी देखा था कि विसरण जो हम टेम्परेचर देते हैं तो उसका क्या होता है? विसरण का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये जो होता है कि हम लोगों को विसरण के कारण ही होता है। आगे हमने देखा था कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, उसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है? तो जब स्विमिंग पूल में जो पदार्थ का गुण जो प्रक्षेपित होता है उसमें क्या होता है कि पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं पानी के अंदर। तो जल को कणों में क्या होंगे? एक आकर्षण बल
कार्य करता है। जैसे कि हमने देखा था कि जल की सतह को जब हमने उंगली से काटा था तो उनके में जो होता है कि आकर्षण बल काम करता है, जिससे क्या होगा कि वो आकर्षण बल कम हो जाएगा कणों के बीच में, क्योंकि द्रव होते हैं, ठोस में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो कम हो जाएंगे और वो स्विमिंग पूल के पानी को जो होता है कि काट पाता है। आगे हम देखते हैं कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हमने देखा था कि जो पदार्थ के कणों की मुख्यतः 4-5 विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक पदार्थ के कणों से मिलकर बने होते हैं। जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं बहुत छोटे या सूक्ष्म होते हैं। आगे हम देखे थे कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। आगे हमने ये भी देखा था कि पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और दोनों के आकर्षण के बीच में एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग अंतराण्विक बल भी कहते हैं या अंग्रेजी में इसे इंटरमोलेकुलर फोर्स भी बोलते हैं। आगे हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। क्या है पदार्थ की अवस्थाएं? तो इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन हमने देखा था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5 होती हैं। लेकिन पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। लेकिन इस अध्याय में हमको मुख्यतः 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है: ठोस, द्रव, गैस। इसलिए आपको एग्जाम में भी पूछेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप 3 ही अवस्थाएं लिखिएगा, ये सही रहेगा। तो क्या होती है पदार्थ के पास? 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं वो अपने 3 रूप में होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाएं के गुणों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारा है पहला है ठोस अवस्था, जिसे हम लोग सॉलिड स्टेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट्स भी कहते हैं। तो हमारे क्या है? सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, ठोस अवस्थाएं क्या होती है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 1.9 को देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं को चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? तो हाँ। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? तो इन पर गिराने से कुछ नहीं होता है, कुछ असर नहीं पड़ता है, वो अपने अवस्था में ही रहते हैं। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? तो आसानी से संभव नहीं है और नहीं हो पाता है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? तो बल लगाने से भी इनके संपीड़न जो होता है कि वो नहीं होता है। जब हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो कंप्रेशन हो सकता है, जैसे हम आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन ठोस में भी कंप्रेशन होता है लेकिन कम होता है। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है या कोई मशीनरी जो होंगे उसका यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो उसको आसान नहीं है, आसान में कंप्रेशन करना आसान नहीं है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देखते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। तो मैंने बहुत कम जो होती है कि कंप्रेशन होगा, संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर ठोस भी अपने आकार को बनाए रखते हैं। जो बाहरी फोर्स हम उस पर लगाएंगे फिर भी वो अपने आकार में बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता। तो ठोस जो होते हैं अगर उन पर हम बल लगाते हैं तो वो टूट सकते हैं लेकिन वो आकार बदल नहीं देते हैं। तो इसलिए ये दृढ़ होते हैं। तो आइए एक बार और हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं। तो ठोस किसे कहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसका निश्चित आकार हो, स्पष्ट सीमाएं हो तथा स्थिर आयतन हो, नगण्य संपीड़ितता हो, बाह्य बल लगाने पर भी उसको अपने आकार को बनाए रखे। बल लगाने पर भी ठोस टूट सकते हैं लेकिन उनका आकार नहीं बदलता है, वह ठोस कहलाते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? तो रबर जो होते हैं, रबर बैंड जो होते हैं वो ठोस है। जब हम इनको खींचते हैं तो ये अपने आकार को तो बदल लेते हैं लेकिन जैसे ही हमें इनको छोड़ेंगे रबर को तो ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? तो नहीं। चीनी और जो नमक है उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं।
क्या ये ठोस है? तो चीनी और नमक जो होते हैं वो ठोस होते हैं। चीनी और जो नमक है वो ठोस हैं, क्योंकि उनके जो कण क्रिस्टल होते हैं वो हार्ड होते हैं, दृढ़ होते हैं, उनके कुछ आयतन होते हैं और आकार भी निश्चित होते हैं। वो जो होंगे वो ठोस होंगे। स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? तो स्पंज जो होते हैं कि उनमें जो होता है कि उनमें ठोस होते हैं लेकिन उनका संपीड़न होता है संभव है, क्योंकि वो स्पंजी होते हैं और उनमें बहुत सारी जो रिक्त स्थान जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए वो स्पंजी होते हैं। कंप्रेशन करना उनको आसान होता है। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर भी रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटाने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथों में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वो वायु बाहर निकालती है, जिससे इसका संपीड़न संभव हो पाता है। तो हम देखते हैं आगे हमारा है द्रव अवस्थाएं, जिसे हम लोग लिक्विड स्टेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे अंग्रेजी में? तो लिक्विड स्टेट भी कहते हैं द्रव अवस्थाएं। तो हम इसको समझने के लिए क्रियाकलाप 1.10 को देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय। अब हम बी में कह रहा है विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 मिलीलीटर पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 मिलीलीटर मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? तो प्रत्येक बार आयतन तो एक समान रहेगा, लेकिन जो आकार होंगे वो अलग अलग होंगे। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? तो नहीं, द्रव का आकार जो होगा एक समान नहीं रहता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? तो जब हम बर्तन में उड़ेंगे तो आसानी से तो बह सकता है। वो प्रेक्षण से हमें यह पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो जब हम प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं है लेकिन आयतन जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। द्रव का आकार जो होंगे अनिश्चित होता है और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। जिस बर्तन में उन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, जो लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, उनमें बहाव होता है, बहने की प्रवृत्ति होती है। इनका आकार भी बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते हैं लेकिन तरल होते हैं। इसीलिए ये जो होते हैं कि दृढ़ नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, ये लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं, सॉफ्ट के तरह होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। तो हम देखते हैं कि जो ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 भी कहते हैं, और ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। जो जलीय जंतु होते हैं वो जल में घुले ऑक्सीजन के कारण ही श्वास लेते हैं। इस तरह से हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैसों का तीनों का विसरण जो है संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। तो जो विसरण होगा वो ठोस की अपेक्षा द्रव में सबसे ज़्यादा होगा और द्रव से ज़्यादा भी गैस में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब हम देखते हैं कि जो ठोस होते हैं उनके जो कण होते हैं वो आपस में बहुत ही जुड़े रहते हैं और जो उनके दो कणों के बीच की दूरी रहती है वो बहुत ही कम रहता है, जिससे वो गतिज ऊर्जा भी उनकी होती है वो कम होती है। लेकिन ठोस की अपेक्षा जब हम गैसों को देखते हैं तो गैस के जो कण रहते हैं उनके कण के बीच में दूरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है द्रव में। तो द्रव में दूरी ज़्यादा होने के कारण उनका विसरण भी तेज गति से होता है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस की अपेक्षा जो विसरण होगी वो द्रवों में ज़्यादा होगी। अब हम आगे देखते हैं पदार्थ की तीसरी अवस्था के बारे में, गैसीय अवस्था। क्या होता है गैसीय अवस्था? तो इसको हम लोग गैसियस स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट भी बोलते हैं। इसे हम लोग देखते हैं।
आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर में बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उसे पता लगाइए कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उसी से पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। इसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप 1.11 को देखते हैं। 100 मिलीलीटर की 3 सिरिंज ले, उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दे, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा ले। पहली सिरिंज में हवा रहने दे, दूसरी में जल की और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दे। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाए। सिरिंज के पिस्टन की गतिशील आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़न करने की कोशिश करें। जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा जो है कि एक सिरिंज है। सिरिंज में जो ऊपरी भाग होते हैं जिसको हम लोग टानते हैं और पुल दबाते हैं, वो हमारा पिस्टन कहलाता है। तो ये हमारा पिस्टन हो जाएगा। और ये जो होते हैं, ये पूरे जो प्लास्टिक कवर होते हैं, इसमें क्या करना है कि हमको गैस रखना है और नीचे जो होता है कि रबर कॉर्क से इसको बंद कर देंगे। और देखेंगे कि जब हम कंप्रेस करते हैं तो कौन सा पदार्थ जो होता है कि सबसे ज़्यादा कंप्रेस होता है, वो ठोस होता है या द्रव होता है या गैस होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को देखना है। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाता है? तो पिस्टन आसानी से, जिसमें गैस रहेगी वो उसमें आसानी से चली जाएगी, क्योंकि गैसों का जो होगा कंप्रेशन, संपीड्यता ज़्यादा होती है। हमने देखा कि ठोस द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। तो इन चीज़ों में हम देखते हैं क्रियाकलाप में कि जो ठोस और द्रवों की तुलना में गैस की कंप्रेशन जो होगी काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग LPG भी बोलते हैं, इसे हम लोग अंग्रेजी में फुल्ली जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। पेट्रोलियम गैस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है LPG। या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम लोग CNG बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में कंप्रेशन नेचुरल गैस बोलते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या वो होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हमारा CNG का फुल फॉर्म होता है। का उपयोग होता है, तो हम यहाँ पर दो चीज़ों को देख रहे हैं कि LPG का उपयोग कहाँ? रसोई घर में। और CNG का हम लोग ईंधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस में अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि संपीड्यता जो होती है वो काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? तो विसरण के द्वारा पहुंचती है। ये गंध हमें कैसे पहुंचती है? तो विसरण के माध्यम से हम तक पहुंचती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं। जो खाने की गंध होती है वो वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस द्रवों में विसरण से करें तो क्या होगा कि जो ठोस द्रव में विसरण जो होगी वो गैस से कम होगी। सबसे ज़्यादा विसरण गैस में होगी। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होती है। तो जो विसरण की प्रक्रिया होगी वो ठोस और द्रव की अपेक्षा गैसों में सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और जो उनके रिक्त स्थान होंगे बहुत दूर दूर होते हैं और उनके दूर होने के कारण जो उनके कण होते हैं बहुत तेज गति से जो होते हैं उनमें गमन करते हैं। इसीलिए वो हम लोगों को आसानी से महक या गंध आ जाती है। ये हम देख सकते हैं। ये हमारा आकृति है किसका? ठोस का। तो जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, आप देख सकते हैं। तो इनके बीच में जो होगा कि वो कणों के बीच में क्या होता है? बहुत कम दूरी होता है। इनके बीच की अंतराण्विक बल क्या होगी? बहुत अधिक होती है। अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा होगी। इनमें जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी
कम होती है। कण तो गति करते हैं लेकिन दोनों के बीच में गतिज ऊर्जा कम, क्योंकि स्पेस कम रहता है। जो द्रव होते हैं उनमें देख सकते हैं इनके कणों के बीच में जो दो रिक्त स्थान होते हैं वो गैस ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम गैस को देख रहे हैं तो क्या होता है, तो ठोस और द्रव की अपेक्षा गैसों में ज़्यादा खाली रिक्त स्थान जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। रिक्त स्थान खाली में बहुत होते हैं और ये कण इस पर बल लगाते हैं और ये कण ये इस पर बल लगाते हैं। यही बल जो होता है कि हमारा अंतराण्विक बल कहलाता है, अंतराण्विक बल, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं। अब हमसे चित्र 1.5 में क्या कह रहा है, ए बी तथा सी पदार्थ की 3 अवस्थाएं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। तो जो गति है इसमें गैस में वो सबसे ज़्यादा तेज होगी, सबसे तेज गति क्या होगी, सबसे तेज। इससे क्या होगा, कम, गैस से कम, और ठोस में सबसे कम, क्या होगा, सबसे कम। अब हम आगे देखते हैं, हमारा कह रहा है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। जो गैसीय अवस्था होते हैं उसमें कणों की जो गति होती है अनियमित, माने इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, इरेगुलर पैटर्न में वो मूव करते रहते हैं, अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो जो इसके कण होते हैं वो दीवारों से टकराते रहते हैं और गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगने के कारण ही गैस का जो दबाव होता है वो बनता है। तो हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि गैस वह पदार्थ है न जिसका आयतन निश्चित हो और न आकार अनिश्चित हो। तो जिसका आयतन और आकार अनिश्चित हो वो हमारा क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। इसे आसान भाषा में इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं 1.4 में, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है, क्योंकि जब हम जल को देखते हैं तो जल को जब हम लोग देखते हैं तो वो द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन जल को जब हम और ठंडा कर देंगे तो वह बर्फ बन जाता है। जल को जब हम और गर्म कर देते हैं तो हम देखते हैं कि वाष्प बन जाता है, जल वाष्प बन जाता है। तो कह सकते हैं कि एक जो पानी हमारा है वो द्रव अवस्था में है, लेकिन वही पानी जो होता है कि अवस्थाएं परिवर्तन, ठंडा करने पर ठोस बन जा रहा है, गर्म करने पर हमारा जल वाष्प बन जा रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। आइए इसके लिए हम लोग अपने देखते हैं आगे अपने प्रेक्षण में हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तो जल होते हैं वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, जैसे कि ठोस, जैसे बर्फ। तो जल का ठोस अवस्था क्या है, बर्फ है। द्रव जो होते हैं जल है, एवं गैस जो होंगे, जल का गैसीय रूप क्या होगा, तो जल वाष्प हमारा हो जाता है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कण पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हमें इस प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर को खोजने के लिए देखते हैं कि वो जल पर हम लोग तापमान परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रभाव होता है। तो तापमान परिवर्तन करने से, माने टेम्परेचर देने से या घटाने से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप 1.12 को देखते हैं। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस पर लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करे। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन प्रेक्षण को नोट कीजिए। ठोस से जो द्रव अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन होंगे उसको भी हम लोग नोट करेंगे। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें। अब क्या करना है कि जो हमको जल मिला, ठोस को हमने द्रव में बदला, द्रव को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो अब कह रहा है कि हिलाते रहें और गर्म करें जब तक जल उबले न। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन का भी नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जब भी ठोस के जो तापमान को हम लोग बढ़ाएंगे या तापमान देंगे तो उसके बीच की जो गतिज ऊर्जा रहती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है।
गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। जब ठोस के जो कण होंगे उसे हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके बीच के जो कण रहेंगे उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाती है और ये अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। अब जब हम हीट देते हैं तो क्या होता है कि ऊष्मा के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है वो कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। वो आकर्षण बल क्या है, अंतराण्विक बल, उसको वो पार कर लेती है। इस कारण जो होते हैं कि कण जो होंगे, कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। तो किसी ठोस का जो गलनांक होगा वो उसके आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक जो होता है वह 273.15 केल्विन होता है। तो हमारा देखते हैं कि जो हमारा बर्फ का गलनांक होगा वो कितना होगा, 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। तो ठोस से द्रव की अवस्था में जो परिवर्तन होगा वो हमारा क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है, संगलन कहलाता है। अब हम देखिए इसके नीचे भी नोट करके एक चीज़ दिया हुआ है वो भी हमें याद रखना चाहिए। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन होता है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए यह हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर हटा देते हैं। तो हम सुविधा के लिए होता है तो क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, 273 केल्विन कहते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 घटाना चाहिए। अगर मान लीजिए तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, अगर केल्विन में दिया हुआ है हमको सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, 273 घटा लेंगे। अगर हमको ताप जो होता है कि सेल्सियस में दिया हो और हमें केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे, 273 को जोड़ देंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमको डिग्री सेल्सियस निकालना है। क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा केल्विन होगा तो केल्विन में 273 क्या करेंगे, घटा देंगे। 273 क्या करेंगे कि घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए हमको केल्विन निकालना है तो क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हमको केल्विन निकालना हो तो डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, 273। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमको 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो ये हमारा केल्विन में कितना हो जाएगा, तो केल्विन में हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस जोड़ 273। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 3 8 8 2 218 केल्विन हो जाएगा। 288 केल्विन हमारा हो जाएगा। अगर हमको मान लीजिए 288 केल्विन दिया हुआ है, कितना दिया है, 288 केल्विन। अब इसको हमको डिग्री सेल्सियस में बताना है तो क्या हो जाएगा, 288 में से 273 घटा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। तो जो तापमान के मापने के मात्रक होते हैं वो मेनली बहुत सारे हैं कि तापमान को माप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पहला क्या है, केल्विन है। क्या होता है, केल्विन होता है। दूसरा हम देखे हैं कि डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। एक हमारा होता है जो फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। एक हम देखते हैं जिसको डिग्री एफ से भी इंडिकेट करते हैं। एक हम देखते हैं कि हमारा रोमर होता है। क्या होता है, रोमर होता है, जिसे डिग्री आर से। एक हमारा रैंकिन भी होता है। क्या होता है, रैंकिन होता है, जिसे हम आरएन से इंडिकेट करते हैं। तो ये सभी जो होता है कि ये तापमान मापने की इकाई है। तो हम इस सभी से जो होते हैं कि तापमान मापते हैं। तो इन चीज़ों में आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जैसे हमारा केल्विन होता है, इसका जो न्यूनतम होता है तो कितना हो जाता है, 273 से जैसे 373 केल्विन होता है। इसका न्यूनतम तापमान रहेगा, जैसे जहाँ पर बल्ब का गलना शुरू हो जाएगा वो हमारा क्या रहता है,
कि 273 रहेगा। और जहाँ जल जो होता है, पानी जो होता है, वो क्वथनांक होकर माने बर्फ जलवाष्प बनेगा, वो 273 होता है। ये सेल्सियस में हमारा क्या हो जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और क्वथनांक वाला कितना होता है, 100 डिग्री। तो सेल्सियस का रेंज कितना होता है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट हम देखते हैं तो हमारा फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर ये हमारा 312 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 212 माफ़ कीजिए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और र्यूमर में हम देखेंगे तो 0 डिग्री आर से 80 डिग्री आर होता है, ये हमारा र्यूमन का है। रैंकिंग में हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है, इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा 0 वाला, वो कितना होता है, 492 डिग्री आर एन से हमारा कितना हो जाता है, 600 हमारा हो जाता है 672। 180 का गैप रहता है, 672 आर एन। इसमें हम देखेंगे तो 180 डिग्री आर एन का अंतर रहता है। इसमें कितना का अंतर रहता है, तो 80 का रहेगा, इसमें 80 का, इसमें 180 का। इसमें भी देखते हैं फ़ारेनहाइट में तो 180 का, 100 डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो 100 का, और केल्विन में भी देखते हैं तो 100 का अंतर रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक हमारा फार्मूला भी आता है, उसको भी आप देख सकते हैं कि आसानी से हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ हो, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ हो, या केल्विन में दिया हुआ हो, तो उसको हम लोग कैसे बदलेंगे। तो उसका एक सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए TC माइनस 0 डिग्री बट्टा 100। TC का मतलब होता है सेल्सियस, आप समझ सकते हैं। ये क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस। TC क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, बराबर ये हमारा क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 180। ये हमारा क्या है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर इन सेल्सियस, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 बट्टा 100, कितना हो जाएगा, 100। तो ये हमारा क्या है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन केल्विन। तो इस तरह से हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक चीज़ और देख लीजिए कि हम लोग कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा कोई टेम्परेचर दिया हुआ है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, अगर इसको हमको बदलना है किस में, मान लीजिए TC में बदलना है, सेल्सियस में, और TK मैंने टेम्परेचर इन केल्विन में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, तो देखिए हमारा TC बाई माइनस 0 बट्टा 100 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए हमको किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, TF माइनस 32 बट्टा 180। अब यहाँ पे देखिए हमारा TF के जगह क्या है, तो 60 दिया हुआ है, तो TC माइनस 0 बट्टा 100 बराबर 60 माइनस 32 बट्टा 180। अब यहाँ देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट दीजिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, TC बराबर, ये आप देखिए तो आप 60 में से 32 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 में ये 10 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 180। तो TC हमारा क्या हो जाएगा, 180। अब देखिए ये 18 जो है कि इधर भाग में है, तो ये TC के साथ गुना कर हो जाएगा, तो 18 TC आ गया। तो हमारा 18 TC है, तो TC हमारा क्या हो जाएगा, 280 बट्टा 18। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक मरतबे लगाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 100, तो 18 पचे 90, फिर 1 100, 18 पचे 90, मैंने 15.55 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा 15 डिग्री 5 बजता है, इसको हमको केल्विन में बदलना है। तो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में 273 जो हम जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 15.55 जोड़ 273, तो क्या आ जाएगा, केल्विन में हमारा क्या आ जाएगा, 200, ये हो जाएगा 288.55 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को भी ये बहुत बेहतर तरीके से सीखने को आया होगा। अगर और भी आप प्रयास कर सकते हैं, इसी तरह से आप डायरेक्ट भी इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये डिग्री सेल्सियस को आप TK से कंपेयर कर दीजिए, या जो TF जो हमारा आया है इससे कंपेयर कर देंगे तो तब भी हमारा निकल जाएगा। तो इसे भी इसके बराबर कर दीजिएगा, TF माइनस 32 माइनस 180 बट्टा TK माइनस 273 बट्टा 100, तो और भी आ जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। घर पे कोशिश कीजिएगा, आपको जो भी चीज़ लेना हो
50, 100, 70, 80, 60, 200, 300, 400 जो भी लेना हो, जिस भी स्केल में लेना हो आप ले और उसको सॉल्व करें। तो इससे आपकी समझ भी विकसित होगी और चीज़ों को समझने में आसानी होगी, और आप करेंगे तो और सारा चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिएगा और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब हम आगे देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। तो आगे हमसे कह रहा है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में हम देखते हैं तो तापमान हमारा क्या रहता है, सामान्य रहता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता। तो हम देखते हैं कि जब संपूर्ण जो बर्फ़ होंगे वो तब तक उसका जो तापमान चेंज नहीं होगा जब तक वो बदलता नहीं है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ आवेशित कर लेती है। यह माना जाता है कि एक बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो ऊष्मा छुपी हुई होती है वो हमारा क्या कहलाती है, तो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जो ऊष्मा छुपी हुई हो वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। यहाँ गुप्त का अभिप्राय क्या है, तो छुपी हुई ऊष्मा से है। अब हम आगे देखते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसूत ऊष्मा कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, तो संगलन की प्रसूत ऊष्मा कहलाती है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसकी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव से में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या होता है, तो तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं अंग्रेजी में, या क्वथनांक कहेंगे। तो जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है या गैसीय अवस्था में चला जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समशिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन है। मैंने आपको पहले ही बताया था सभी स्केलों में कि जो जल होते हैं द्रव अवस्था में रहेंगे उसकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए कि जल जो होता है कि अगर बर्फ़ में हो तो क्या होता है 273 केल्विन, क्या होता है 273 केल्विन। लेकिन वही जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो क्या हो जाएगा 273 केल्विन। वही हमने देखा था कि डिग्री सेल्सियस में तो क्या था कि जब बर्फ़ ठोस था तो 0 डिग्री सेल्सियस, जब गैसियस में बदलेगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। हमने र्यूमर में देखा था कि जब बर्फ़ रहेगा तो 0 डिग्री, जब क्वथनांक उसका वो गैस बन गया गैसियस अवस्था में जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 डिग्री र्यूमर हो जाएगा। हमने फ़ारेनहाइट में देखा था कि जो बर्फ़ की अवस्था होगी, जो द्रव बर्फ़ में रहेंगे वो उसका क्या होता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन वह गैसियस अवस्था में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न की प्रसूत ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भाप के कण होते हैं वो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा के रूप में उसके कण जो होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पदार्थ है ये क्या है, तो ठोस अवस्था है। जब हम ठोस को ऊष्मा देते हैं या हीट देते हैं, क्या ऊष्मा या हीट देते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, द्रव अवस्था में चला जाता है। तो जो सॉलिड स्टेट होते हैं
सॉलिड स्टेट रहेंगे वो उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। जब हम लिक्विड स्टेट को हीट देते हैं या ऊष्मा देते हैं तो वो गैसियस में चला जाता है। किस में चला जाता है? गैसियस में चला जाता है। जब हम गैसियस पदार्थ को क्या करेंगे? ठंडा करेंगे, शीतलता करते हैं, माने ठंडा करते हैं। ठंडा जब करेंगे तो गैसियस क्या में चलाएगा? द्रव में चलाएगा। अगर द्रव को भी और भी हम ठंडा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बर्फ में चला जाएगा या ठोस में चला आता है। क्या होता है? बर्फ ठोस में चलाता है। तो इसको हम लोग ठंडा करने से होता है। और ऊष्मा का मतलब समझ सकते हैं कि गर्म करने से। गर्म करने, जब ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में, द्रव को गर्म करेंगे तो गैसियस अवस्था में, गैसियस को हम ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था में। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो तापमान बदलकर हम एक पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कर सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। तो हमने देखा कि जो कोई भी पदार्थ हो, अगर उसे हम लोग गर्म करते हैं तो उसकी अवस्था जो होती है, स्थिति जो होती है वो बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस, द्रव और द्रव जो होते हैं वो गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। ऐसे को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जो मान लीजिए डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं और गैस से ठोस में बदल जाते हैं। तो ठोस से गैस बदलेंगे तो वो ऊर्ध्वपातन, और जब गैस से ठोस बनेंगे वो निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। अब हम आगे क्रियाकलाप 1.13 को देखते हैं। थोड़ा सा कपूर ले, इसके चूर्ण करके चीनी की प्याली चाइना डिस्क में डाल दे। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दे। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दे, जैसा कि चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान रखें। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है? रुई का टुकड़ा है। ये उल्टा रखा हुआ कीप है। ये ठोस बना हुआ कपूर है। ये ठोस बना हुआ क्या है? कपूर है। ये हमारा वाष्प बना हुआ है। अंदर जो होता है कि इसको वाष्प बना रहता है। नीचे जो होता है कि चीनी मिट्टी की प्याली है। ये हमारा क्या है? तो चीनी मिट्टी की प्याली है और ऊपर से उल्टा करके कीप रखा हुआ है। नीचे ये बर्नर है जिससे हम ये चीनी मिट्टी की थाली है उसे हीट कर रहे हैं। कपूर का ऊर्ध्वपातन हो रहा है। तो कपूर जो होता है वो ठोस अवस्था में रहता है, तो हम देखना है कि ये गैसीय अवस्था में बन जाएगा तो वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो हम देखते हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो द्रव में बिना बदले हुए ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में जाएगा, क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। और गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? निक्षेपण कहते हैं। तो गैस से सीधे ठोस बनेगा निक्षेपण, और ठोस से सीधे गैस में जाएगा ऊर्ध्वपातन। अब हम आगे देखते हैं 1.4.2 में दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब जो अगर किसी पदार्थ पर हम दाब लगाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच के दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होता है? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है? तो हाँ, जब हम किसी चीज़ पर दाब लगाते हैं तो उसकी जो कणों के बीच की दूरी होती है वो कम हो जाती है। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो हाँ, जो दाब होते हैं उसे घटाने या बढ़ाने से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी गैस पर हम दाब बढ़ाते हैं तो क्या होते हैं? वो कम आयतन के बर्तनों में आ जाते हैं, तो वो लिक्विफाइड हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं दाब के बढ़ने और तापमान से गैस द्रव में बदल सकती है। दाब के जो होते हैं वो बढ़ने और तापमान के घटने से जो गैस होते हैं वो द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का 1 atm एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कारण है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसीलिए हम लोग
ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे उन्हें हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं, जिसे हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई आइस भी कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। तो कोई भी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं जैसे ठोस, द्रव, गैस, दाब और तापमान के द्वारा ही तय होती है। अब हम इस चित्र को देख सकते हैं। चित्र 1.9 को तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का रूपांतरण, जो तीनों अवस्थाएं हैं उसमें कैसे कैसे रूपांतरण होती है। तो कोई भी ठोस पदार्थ है, जब उसे हम हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो वो द्रव की अवस्था में चली जाती है, उसे हम लोग संलग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? संलग्न कहते हैं। जो जब हम किसी ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में बदलते हैं, वह प्रक्रिया या कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिसमें ठोस द्रव अवस्था में बदलता है वह हमारा संगलन कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है वो हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। वह ताप जिस पर द्रव गैसीय अवस्था में बदलेगा वो हमारा क्या कहलाता है? वाष्पीकरण या क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण या क्वथनांक कहलाता है। वह अवस्था जिसमें कोई गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में आता है संघनन कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई गैस द्रव अवस्था में आता है क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में आता है जमना कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ठोस की अवस्था में आता है क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ जो सीधे द्रव में बिना आए हुए ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होता है, वह हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वह पदार्थ जो सीधा गैस से ठोस में बदलता है, सीधा गैस से ठोस में जाएगा, हमारा निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। अब हम आगे 1.5 वाष्पीकरण वेपोराइजेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? वाष्पीकरण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वेपोराइजेशन कहते हैं। तो ये क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? तो हाँ, हम जब खुले हुए स्थानों में जब जल को देखते हैं वो धीरे धीरे जो होते हैं कि वाष्पित होते रहते हैं, या जब हम कपड़े को सुखाते हैं या तेज़ हवा चल रही हो तो वो जल के जो कण होते हैं उसे उड़ा कर ले जाती है। तो ये हो सकते हैं जल को खुला छोड़ देने पर ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब हम जल को खुला छोड़ देते हैं तो ये धीरे धीरे हमारा वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके नीचे एक हमारा पॉइंट दिया हुआ है, ये सब भी हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है हमारा इसमें? एटमॉस्फेयर एटीएम गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। तो गैसीय दाब होंगे उसे हम लोग किस में नापते हैं? तो एटीएम में नापते हैं। किसमें? एटीएम या एटमॉस्फेयर होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल है। एक एटीएम जो होंगे 1.01 गुने 10⁵ पास्कल होते हैं। एक एटीएम, एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होते हैं। वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जो वायुमंडल में वायु का दाब क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो कोई भी पूछेगा कि समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय जो दाब होते हैं वो कितना होते हैं? तो 1 एटीएम होते हैं, 1 एटमॉस्फेयर होते हैं। इसे सामान्यतः दाब कहा जाता है। इसे ही सामान्यतः हम लोग दाब कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। तो हम जानते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं और कभी कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। तो जो उन दोनों के बीच में जो बल काम करता है वो उनसे मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं।
तो हमारा वाष्पीकरण का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया हमारा वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन कहलाता है। अब हम आगे देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को कौन से कारक जो होते हैं उन्हें प्रभावित करते हैं, उसके लिए हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्रियाकलाप 1.14 को देखते हैं। एक परखनली में 5 मिलीलीटर जल ले, इसे खिड़की के पास रखें या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखें, उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। तो कमरे का तापमान हम लोगों को नोट करना है। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षणों को लिखें। वाष्पीकरण के लिए निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की जो दर होगी निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो निम्नलिखित कारणों से बढ़ती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला हमारा है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। तो वाष्पीकरण की जो दर होगी वह सतह का क्षेत्र अगर बढ़ता है तो वो बढ़ती है। हम जानते हैं कि सतह का क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया है। जो वाष्पीकरण होती है वो सरफेस प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अगर सतही क्षेत्र बढ़ेंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। जब कपड़े सुखाने के लिए फैला देते हैं तो क्या होता है, उनका क्षेत्र बढ़ जाता है, सरफेस बढ़ जाता है। तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह तेज हो जाती है। आगे हम देखते हैं तापमान में वृद्धि। तो हम तापमान में वृद्धि भी करके वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। जैसा कि तापमान बढ़ाने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आगे हमारा है आर्द्रता में कमी करके वाष्पीकरण को हम बढ़ा सकते हैं। आर्द्रता में कमी करके वाष्पीकरण को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो जो वायु में विद्यमान जल वाष्प होते हैं उसे ही हम लोग आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगर वायु में जो हो कि जल वाष्प की मात्रा जो हो कि पहले से अधिक होगी तो क्या होगा, जल वाष्प की वाष्पीकरण की जो मात्रा दर होगी वो घट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तो वायु की गति में वृद्धि करके वायु की गति को हम लोग तेज करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। क्या होते हैं, तो वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। अब हम आगे देखते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के कारण हम लोगों को ठंडा कैसे महसूस होता है, ठंडा कैसे लगता है, इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। जैसे हम गर्मी के दिनों में देख सकते हैं कि हम लोग पानी को जो होता है तो एक घड़े में रख देते हैं, तो घड़ा जो होता है कि वो पानी को ठंडा कर देता है और हमें पानी जो होगा कि वो ठंडा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो जो घड़े में होते हैं, मिट्टी के घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही उन्हें जल को शीतल करते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं और समझते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। तो जो खुले हुए द्रव होते हैं उनमें निरंतर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, तो जो ऊर्जा कम होती है उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण होते हैं वो ऊर्जा को, आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। इसीलिए जो आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करेंगे इसीलिए वो ठंडा हो जाते हैं। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं
और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता ठंडक महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। तो हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हम अपने छतों पे पानी का छिड़काव करते हैं, जल छिड़कते हैं, तो उससे क्या होता है कि वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह गर्म सतह को शीतल बना देती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? तो हम देख सकते हैं कि जो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में हम पेट्रोल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, तो उसको भी जब हम अपने हथेली पर रखेंगे तो हमें ठंडक महसूस होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का वाष्पीकरण जो होता है कि वो तेज़ गति से होता है। तो वो हम देख सकते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो गर्मियों के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इसके लिए हम देखते हैं कि हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। तो गर्मी के दिनों में हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं के कारण जो होता है कि हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। तो हम सूती कपड़े पहनते हैं तो उससे हमें क्या शीतलता मिलती है। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसूत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। तो क्या होता है कि जो वाष्पीकरण की जो प्रसूत ऊष्मा होती है उसके बराबर ही ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे हमें शरीर को शीतल मिलती है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, तो जो सूती वस्त्र होते हैं उसमें कपड़ों का में जल का अवशोषण जो होता है अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हमें ठंडक का अनुभव होता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती है? तो ये जब हम बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह को देखते हैं तो उस पर हमें जल की कुछ बूंदें नज़र आती है। ये भी वाष्पीकरण के कारण ही होता है। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा जो वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा होती है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आते हैं। तो ये क्या होता है, पानी के संपर्क में आकर वो कम हो जाती है और जो द्रव अवस्था में बदल जाती है, वही जो द्रव अवस्था में बदली हुई रहती है वही जल की बूंदें हमें बूंद के रूप में गिलास या किसी भी ठंडे चीज़ के बाहरी सतह पे नज़र आते हैं। अब इस तरह से हमारा अध्याय 1 ख़त्म हो गया। अब हमने किन किन चीज़ों पर मुख्यतः चर्चा की है उसके बारे में हम लोग एक बार और देख लेते हैं हाईलाइट के रूप में, और उन बिंदुओं पर एक बार पुनः चर्चा करते हैं। द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो कोई भी पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी ये द्रव जो है, इसी द्रव को हम लोग पदार्थ कहते हैं। जो लिक्विड, ये द्रव क्या है, पदार्थ है, जिसे मैटर भी बोलते हैं। और जो लिक्विड वाले द्रव होते हैं वो इस तरह के लिखे होंगे। ये जो होगा कि हमारा लिक्विड वाला द्रव है और ये द्रव का मतलब हमारा पदार्थ होता है। तो पदार्थ जो होते हैं प्रत्येक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं। तो जो द्रव होते हैं वो 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो आसपास में कितने पदार्थ की 3 अवस्था, मुख्यतः हमने 5 पढ़ा था, लेकिन इस अध्याय में हमको 3 ही देखना है, ठोस, द्रव, गैस। तो आपसे कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो पदार्थ की कितनी अवस्था है तो 3 ही लिखिएगा। क्या क्या, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जो ठोस होते हैं उनमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम। तो आकर्षण बल जो होंगे वो सबसे ज़्यादा किस में होंगे, ठोस में होंगे, और सबसे कम किस में होंगे, गैस में होंगे। सबसे कम गैस में, सबसे अधिक ठोस में। और द्रवों के कणों में इन दोनों में मध्यवर्ती होता है, और जो द्रव के कण होंगे उनमें ठोस और गैस के बीच में होंगे, मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो हम देखते हैं कि जो ठोस होंगे उनमें उनके बीच के रिक्त स्थान जो होंगे कम होंगे, बीच में का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम होते हैं, कम होते हैं। लेकिन गैस में यह क्या होंगे, अधिकतम होंगे, और द्रवों के लिए मध्यवर्तीय होते हैं। क्या होते हैं, मध्यवर्तीय होते हैं। आगे हमने देखा था कि ठोस के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है।
जो ठोस होते हैं उनके लिए जो उनकी कणों की जो व्यवस्था होती है वो अत्यधिक क्रमित होती है, क्रम के अनुसार होता है, जबकि द्रवों में कणों की परत एक दूसरे से फिसल एवं स्खलित हो सकती है, और द्रव जो होते हैं उनके कण जो होंगे एक दूसरे से फिसल और स्खलित हो सकते हैं। लेकिन जब हम गैसों में देखते हैं तो गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, ये इधर उधर घूमते रहते हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता, पैटर्न नहीं होता है, ये उधर उधर उनके कण जो होते हैं घूमते रहते हैं। इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं, गति करते रहते हैं या घूमते रहते हैं। तो अनियमित रूप से विचरण करते हैं किसमें, तो गैस में। आगे हम देखते हैं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं अंतः परिवर्तित होते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब परिवर्तन में से किया जा सकता है। तो हमने देखा था कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो अंतः परिवर्तित होती हैं, और पदार्थ की अवस्थाओं में हम लोग ताप और दाब में परिवर्तन करके भी कर सकते हैं या किया जा सकता है। आगे हमने देखा था कि जो ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। तो जो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होते हैं, ठोस जो होते हैं सीधे किस में बदल जाते हैं, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होगा, ठोस सीधे गैस किस में बदल जाएंगे, सीधे गैस में चले जाते हैं। और निक्षेपण क्या है, तो ये गैस रहेंगे, गैस, और सीधे कहाँ चले जाएंगे, सीधे ठोस में। तो ये क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा, ये ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। आगे हमने देखा था कि जो निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। क्वथनांक की सम्मिश्र परिघटना, जिसमें सम्मिश्र के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं। तो क्वथनांक में क्या होता है, तो वह परिघटना होती है जो द्रव अवस्था से वाष्प में बदलते हैं। जहाँ हमने पानी को देखा था तो पानी का क्वथनांक जो था कि 100 डिग्री सेल्सियस था। पानी का क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। और जब हमने फ़ारेनहाइट में देखा था तो 212 थे। जब हमने केल्विन में देखा था तो 373 थे। जब हमने र्यूमर में देखा था तो 80 था। रैंकिंग में देखा था तो 6 से 72 आरएन था, और यहाँ आर था, ये केल्विन में था, ये हमारा फ़ारेनहाइट में था, ये डिग्री सेल्सियस में था। तो इस तरह से हम देखे थे कि क्वथनांकी होती है। आगे हमने देखा था कि वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। तो वाष्पीकरण जो होते हैं, वेपोराइजेशन होते हैं, वो सतही प्रक्रिया है, प्रक्रम है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प में अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो द्रव को क्या करती है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देती है, और जो उनके बीच द्रव के आकर्षण बल होते हैं उनको कम कर देती है और पार कर जाती है। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो जो वाष्पीकरण की जो गति होगी वो निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है या बढ़ती है। सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, ये सभी जो होते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। क्या, सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति त्याग हो, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति, ये सभी कारक होते हैं। आगे हमने देखा था कि वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। तो वाष्पीकरण जो प्रक्रिया होती है उससे ठंडक या शीतलता हम लोगों को मिलती है। वाष्पीकरण की गुप्त जो ऊष्मा होती है वह ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन हेतु प्रयोग होती है। तो जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा की ताप वह मात्रा है जो 1 kg द्रव पर वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन हेतु प्रयोग होती है। आगे हम देखते हैं संलग्न की जो ऊष्मा होती है उसे हम लोग देखते हैं। तो संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। तो संलग्न की जो गुप्त ऊष्मा होगी, जो संलग्न की जो गुप्त ऊष्मा ऊर्जा होगी वह क्या होगा, तो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होता है। आगे हम कुछ माप योग्य राशियों के बारे में और उनके मात्रकों के बारे में जिनका ज्ञान हमें होना चाहिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो तापमान का
एसआई जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं। संकेत क्या होता है? एम होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, इसे एम से डिनोट। संहित का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, इसे केजी से हम लोग डिनोट करते हैं। भार जो होता है वेट, उसको हम लोग न्यूटन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। बल को भी हम लोग न्यूटन द्वारा इंडिकेट करते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो भार को हम लोग किसे न्यूटन में इंडिकेट करते हैं। आयतन जो होते हैं हमारा आयतन, तो घन मीटर क्यूब में भी हम इसको एसआई मात्रक है। घन मीटर क्यूब क्या है? एसआई मात्रक। लेकिन सामान्य मात्रक हमने देखा था तो क्या था? लीटर था। सामान्य मात्रक क्या था? आयतन का, लीटर। लेकिन जो एसआई मात्रक होते हैं वो घन मीटर क्यूब होते हैं। घन मीटर होते हैं या मीटर क्यूब होते हैं। घनत्व जो होते हैं वो किलोग्राम प्रति घन मीटर होते हैं। क्या होते हैं? केजी पर घन मीटर मीटर क्यूब होते हैं। घनत्व का जो, इसको हम लोग अंग्रेजी में डेंसिटी भी बोलते हैं, केजी एम मीटर क्यूब, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। पीए क्या होता है? पास्कल होता है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल, याद रखिएगा। इस तरह से हमने और भी चीज़ों को देखा था कि जो डिग्री सेल्सियस में है तो उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, जो केल्विन में है उसे डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस तरह से हमारा अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस अध्याय से रिलेटेड आपको कोई समस्या है या कहीं भी किसी बिंदु को समझने में परेशानी हो रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप उसके कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। जो भी आपको दिक्कत हो उसको बेहतर तरीके से आपको फिर से समझाया जाएगा, ताकि होने वाले एग्जामों में आपको कोई समस्या ना रहे। ये जो हम कंपटीशन बेसिस पे भी आप लोगों को फ़ायदा करेंगे और हायर स्टडी के लिए जाइएगा वहाँ भी आप लोगों को फ़ायदा करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।